डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षणम में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि हम फ्लूइड प्रेशर को कैसे समझ सकते हैं और फ्लूइड प्रेशर किस तरह से एक टेबल के टॉप पे किस तरह से एक्ट करता था, और क्या सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड प्रेशर ही वहाँ था। फ्लूइड प्रेशर के साथ साथ एक तरह का और प्रेशर भी एक्ट करता था, जिस प्रेशर के बारे में हमने बोला था कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो क्या एक ही प्रेशर था, क्या दूसरा प्रेशर था? इन सारे चीज़ों को मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है हमने फ्लूइड प्रेशर के फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने फ्लूइड प्रेशर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो फ्लूइड प्रेशर के नाम से है। आप उसे अगर समझते हैं, आप उसे देखते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो उसी से आगे हम आज सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि उस लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने ये देखा था कि फ्लूइड प्रेशर जो टेबल के निचले सतह पे था वो कितना प्रेशर डाल रहा था, और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था। तो उस टाइम हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने देखा था कि फ्लूइड प्रेशर जो था हमारा वो आया, ये था टोटल प्रेशर फ्लूइड प्रेशर में। तो जब हम टोटल प्रेशर की बात किए थे तो वो आया था पीजी। जी बोले तो आपका होता है गेज प्रेशर, और यहां पे एटीएम। एटीएम का सेंस इस बात से है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हम टोटल प्रेशर की बात किए थे कि टोटल प्रेशर क्या होती है, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सम होता है। तो हमने कहा था, हमने यहां पे निकाला था कि यहां पे प्रेशर कितना एक्ट होता है, ये इतना प्रेशर होता है यहां पे। हमने यहां से एक पिस्टन लगाया था। आप अगर वीडियोस को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है मैंने। तो यहाँ से पिस्टन को दबाते थे तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता था। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे वर्क करती थी, यहाँ पे आपका टेबल के टॉप पे ये पिस्टन किस तरह से काम करता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। आज हम बहुत 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 इंटरेस्टिंग टर्म को समझाना चाहते हैं कि क्या जितना प्रेशर यहाँ था उतना ही प्रेशर यहाँ है, और यहाँ प्रेशर क्या है। अगर मैं मिडिल में एक पॉइंट कंसिडर करूं तो इस मिडिल पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस मिडिल पॉइंट पे, या आप इसके बीच में कहीं भी कंसिडर कर सकते हो। तो हमें यही देखना है कि यहाँ पे कितनी प्रेशर लगेगी। तो इस प्रेशर को हमें चेक करना है कि ये यहाँ कितना प्रेशर होगा इस पॉइंट पे। तो चलिए, इस पॉइंट पे प्रेशर को चेक करने से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या समझते हैं। एग्जाम्पल्स ये समझते हैं कि इस पॉइंट पे प्रेशर के लिए निचले सतह के जो लिक्विड कॉलम के मास है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, या इस पॉइंट्स के ऊपर वाले जो लिक्विड कॉलम्स के मास है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। कौन सी तरह का मास रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सी तरह का द्रव्यमान इसमें रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करेगा, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ऐसा कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल है, हमने कहा कि एक सरफेस है। इस सरफेस पे गौर से सुनिए कि इस सरफेस पे मैंने कहा कि ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है। लेट अस कंसिडर कि इस ब्लॉक का जो मास है, इसका मैंने मास मान लिया कि 50 किलोग्राम है। इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, मान लिया कि इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास है, इसको मैंने m1 नाम दे दिया, इसको मैंने m2 नाम दिया, इसको मैंने मान लिया ये है 30 किलोग्राम का, ठीक है। और इसके ऊपर एक और ब्लॉक मैंने मान लिया, चलो एक और ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक मैंने मान लिया कि m3 है, और ये कितना है 10 किलोग्राम का। तीन डिफरेंट मास का तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट है, और तीनों ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो सरफेस है, इस वाले सरफेस पे, इस सरफेस पे कितने प्रेशर लग रहे हैं। चेक करते हैं, पहले मास फोर्स ही चेक कर लेते हैं कि कितना 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 ये प्रेशर, कितना फोर्स लगा रहा है इस सरफेस पे। तो हम फर्स्ट वाले ब्लॉक के फॉर फर्स्ट ब्लॉक चेक करते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक के लिए क्या होता है। तो टोटल मास, क्योंकि फर्स्ट वाला ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में है, तो टोटल मास जोड़ लेते हैं, कितना m1 प्लस m2 प्लस m3, कितना 10, सॉरी पहला तो 50 है, 50 प्लस 30 प्लस 10 कितना हुआ 50, 30, 80 प्लस 10 90 किलोग्राम। अगर हम g को माने, जो g हमारा है, लेट अस कंसीडर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला वाला ये जो ब्लॉक है, इस सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा चेक करते हैं। F इज इक्वल टू m इंटू जी, टोटल मास 90, g कितना है 10 मैंने मान लिया, 900 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा इस सरफेस पे। किस सरफेस पे, ये कौन सी, मतलब इस वाले सरफेस पे ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, ये 900 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं कि सेकंड वाला, फिर हम चेक करते हैं थर्ड वाला। तो सेकंड वाला, मैं सरफेस पे कितना लगा, सरफेस पे 900 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ। मींस रिपीट करता हूं कि 900 न्यूटन का फोर्स इस सरफेस पे अप्लाई हुआ। अब हम सेकंड ब्लॉक चेक कर लेते हैं। फॉर सेकंड ब्लॉक क्या होगा फॉर सेकंड ब्लॉक के लिए, हम यहां पे देख लेते हैं। अब कौन मास रिस्पॉन्सिबल होगा, अब सेकंड, जो ये सेकंड वाला है वो इस सरफेस पे, कौन सरफेस पे, इस सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, इस वाले सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, अभी आप देखिए m2 प्लस m3 कितना हो जाएगा, m2 प्लस m3 30 प्लस 10। यहां पे कितना प्रेशर अप्लाई हुआ, इस यहां पे कितना प्रेशर अप्लाई हुआ, यहां पे 900 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, प्रेशर नहीं फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, अब हम यहां की बात करते हैं, तो कितना होगा 30 प्लस 10 40। तो ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है, ये फर्स्ट ब्लॉक के अपर सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई करेगा वो चेक कर लेते हैं। F इज इक्वल टू m इंटू जी, कितना है 40, जी कितना है 10, 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। इस वाले सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। अब हम थर्ड के लिए चेक करते हैं कि थर्ड, ये वाला इसकी सतह पे, मतलब यहां पे इस सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये चेक करते हैं। तो हम देख लेते हैं फॉर थर्ड ब्लॉक। अगर हम थर्ड ब्लॉक की बात करें तो क्या होगा, अगर हम थर्ड ब्लॉक की बात करते हैं तो थर्ड ब्लॉक सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि ये इस सतह पे, मतलब इस सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, m है कितना, सिर्फ 10। ओके, फिर हम अगर यहां पे फोर्स निकालते हैं तो m इंटू जी, तो कितना निकल जाएगा, 10 है, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। मतलब यहां पे कितना होगा, यहां पे 100 न्यूटन होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा यहाँ इतनी चीजें। तो इसे हम समझते हैं, देखिए कैसे। हमने क्या देखा कि रिवाइज करते हैं, आपको समझाते हैं
कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक सरफेस पे, ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसके ऊपर रखा हुआ है सेकेंड ब्लॉक है, और इसके ऊपर रखा हुआ है थर्ड ब्लॉक है। तीनों ब्लॉक पे जरा से गौर करिए। तो जो जो ये सबसे नीचे ब्लॉक रखा है, इस पे, इस सबसे नीचे वाला जो सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे, इस पे इन दोनों मास, ये दोनों मास इंटरेक्ट करेंगे, मतलब ये दोनों मास भी इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका निकालेंगे तो तीनों मास इसमें होंगे, इसके लिए, इसके ऊपर, ये इस सरफेस के लिए ये मास, ये तीनों मास। तो m1 m2 m3 कितना आएगा, 50 30 80 10 90। और अगर हम g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा इस सरफेस पे, 900 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। उसके बाद अगर मैं सेकंड ब्लॉक की बात करता हूं, ये सेकंड ब्लॉक कहां पे प्रेशर अप्लाई करेगा, इस सरफेस प्रेशर अप्लाई करेगा, लेकिन कौन कौन सा मास रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वाला और ये दोनों मास रिस्पॉन्सिबल होंगे जो कि इस सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। कितना, 30 + 10 कितना हो गया, 40। जी की वैल्यू फिर से वही 10 लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 40 + 10 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा इस सरफेस पे। तो इस वाले सरफेस पे कितनी फोर्स अप्लाई होगा, ये सिर्फ अकेला, क्योंकि इसके ऊपर कोई और मास नहीं है, तो इसकी मास कितनी है 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू कितना है 10, 100 न्यूटन। आप गौर करिए, आप अगर तीनों ब्लॉक पे गौर करिए और तीनों ब्लॉक के बारे में बताइए। यहां पे 900 न्यूटन, यहां पे 400 न्यूटन, यहां पे 100 न्यूटन। आप देखिए कि इस सरफेस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ 900 न्यूटन, इसके ऊपर जितने भी मास थे सभी मास रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन जो सेकेंड सरफेस पे फोर्स अप्लाई हुआ है, इसके लिए ऊपर के, मतलब ये थर्ड वाला ब्लॉक और सेकेंड वाला ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल था, जबकि नीचे वाले ब्लॉक के मास से कोई मतलब नहीं है। हम अगर इस सरफेस की बात करें, इस वाले सरफेस पे, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो थर्ड वाला ब्लॉक है, इसका मास रिस्पॉन्सिबल है इस सरफेस पे फोर्स के लिए, और कोई तीसरा नहीं है कि जो कि इस सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर सके। आपने एक चीज गौर किया होगा कि नीचे वाले फोर्स से अगर सबसे नीचे, अगर मैं किसी ऊपर सरफेस पे अगर मैं निकालना चाहता हूं फोर्स अप्लाई कर, फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, अगर उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो नीचे वाला मास रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। गौर करिए। चलिए, अब अगर आप इनको समझ में आ गया होगा तो मैं यहां बात करूं। अगर मैं यहां पे एक वर्चुअल कॉलम कंसीडर करूं, मान लो एक वर्चुअल कॉलम है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना था। तो यहां जो नीचे की जो मास है, ये जो लिक्विड कॉलम, यहां पे जो लिक्विड कॉलम का ये वर्चुअल लिक्विड कॉलम है, मान लो ये वर्चुअल है, तो यहां जो इधर के मासेस होंगे, अगर हमें निकालना है, इस पॉइंट पे प्रेशर हमें चेक करना था, तो ये वाले मास क्या रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने देखा कि नीचे वाले मास रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अगर हमें ऊपर निकालना है तो ऊपर के लिए उसके ऊपर जो लेयर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये नहीं, बल्कि ये वाले, यहां पे ये वाला जो, या ये जो लिक्विड कॉलम है, ये वाला जो है, इतनी मास, ये लिक्विड का मास जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, न कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर मैं मान लूं कि यहां से ये हाइट कितनी है, अगर मैं कंसीडर करूं कि ये हाइट अगर h है, इसके ऊपर, मतलब इसके अगर ऊपर ये मैं बात करूं, तो इसके ऊपर अगर ये हाइट h है, तो ये वाला जो मास है, मतलब यहां पे इस लिक्विड का जो मास होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां प्रेशर कुल कितनी निकल के आएगी, अगर मैं यहां प्रेशर की बात करूं तो यहां प्रेशर कुल कितना आएगा, मैं यहां से बताता हूं आपको। तो टोटल प्रेशर कितनी आएगी, आप समझिए कि अगर मैं यहां पे प्रेशर चेक करूं तो यहां प्रेशर क्या होगी, ये, अभी हम सिर्फ गेज प्रेशर की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो मैंने बात किया यहाँ पे गेज प्रेशर, कितनी आएगी गेज प्रेशर, पढ़ा है हमने, रो जी और ये वाला एच, जिस पॉइंट पे हम प्रेशर चेक करना चाहते हैं उसके ऊपर लिक्विड की, जो लिक्विड कॉलम की बात करेंगे वो वाली, तो ये हाइट एच, ये हमारा क्या है, गेज प्रेशर है। सिंपल सी बात ये थी कि जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना था उसके नीचे वाले जो मासेस हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले नहीं करते हैं, उस मास का रिस्पॉन्सिबल रोल कहीं नहीं है, सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर वाले जो लिक्विड के मास होते हैं वही लिक्विड के मास रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने देखा, तो गेज प्रेशर कितना निकल के आया, यहां पे प्रेशर पीजी बोले तो रो जी एच,
और यहाँ पे वो प्रेशर भी हमने कहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट करेगा। तो फिर से यहाँ पे अगर टोटल प्रेशर की बात कर लें तो टोटल प्रेशर क्या होगी, टोटल प्रेशर निकल के आएगी यही एटमॉस्फेरिक गेज प्रेशर एट दैट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हम रो जी एच प्लस पी ए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है हमारा किसी लिक्विड कॉलम्स के लोअर पॉइंट एंड अपर पॉइंट के बीच में अगर आप कहीं भी प्रेशर चेक करना चाहते हो तो प्रेशर कितनी आएगी, रो जी एच यहाँ पे गेज प्रेशर एंड पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने पिछली वीडियो में सिर्फ हमने कहाँ चेक किया था, हमने चेक किया था यहाँ पे, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या थी यहाँ पे, ठीक है। यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने चेक किया था और हमने इस अपर और इस लोअर पॉइंट के मिडिल में एक पॉइंट कंसीडर किया और यहां पे सबसे पहले मैंने गेज प्रेशर जाना कि गेज प्रेशर कितनी आएगी, और गेज प्रेशर को फिर बाद में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जोड़ लिया, जो कि हमें टोटल प्रेशर को बताएगा कि टोटल प्रेशर कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर मैं मान लूं कि ये एक डिफरेंट शेप का और एक ये डिफरेंट शेप का, दो अलग अलग शेप के हमने मान लिया कोई पात्र है, कंसिडर कर लेते हैं ये ऐसे, और इनमें इस हाइट तक पानी भरा हुआ है, शेप अलग अलग है, और इसमें भी जितनी हाइट ये है उतनी हाइट मैं यहां भी मान के चलता हूं, मैंने मान लिया ये इतनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहां पानी भरा हुआ है। वीडियो को आप यहां पे जरा पॉज करिएगा और पॉज करके सोचिए कि दोनों कितने प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। अगर मैं बॉटम पे बात करूं, यहां पे बात करूं, दोनों कितने प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, शेप साइज कुछ भी हो, अगर सेम हाइट तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो दोनों अपने ही बॉटम पे सेम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, समान दाब डालते हैं। और हमने क्या पढ़ा हुआ उसके लिए, हमने पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू रो जी एच। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, डेंसिटी है, जी क्या है आप जानते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एच पे। अगर सेम हाइट पे सेम हाइट पे अगर पानी भरा हुआ है तो दोनों के दोनों यहां पे एकदम सेम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो ये था हमारा लिक्विड प्रेशर का सेकेंड पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि टेबल के टॉप पे अगर कोई आपका रखा हुआ है सिलिंड्रिकल वेसल या लिक्विड कॉलम मान ले तो वो कितना प्रेशर लगाएगा, तो वहां से मैंने टोटल प्रेशर की बात किया तो गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सम आया था। यहाँ पे हमने बात किया कि अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट के मिडिल में अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं तो वहां पे प्रेशर कितनी आएगी, कौन सा मास रिस्पॉन्सिबल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला मास रिस्पॉन्सिबल होगा। उससे मैंने पहले गेज प्रेशर की बात कर लिया एंड उसके बाद फिर मैंने बात कर लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ किस तरह से जुड़ेगा। तो ये रहा हमारा कंप्लीट फ्लूइड प्रेशर। अब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पास्कल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, साल बीत रहा है, 2023 का आज लास्ट डे है, आखिरी दिन है। हम चाहते हैं कि आप अपने अंदर आने वाले साल के लिए कुछ नई सोच डालिए, अपने अंदर कुछ नए चीज़ों को लाइए। नए चीज़ों को लाने का सेंस हमारा यहाँ पे ये है कि हम अपने एजुकेशन को थोड़ी सी और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें, हम अपने चीज़ों को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। अगर हम अपने एजुकेशन के लिए, अपने पढ़ाई के लिए अगर हम 4 घंटे निकालते हैं तो 5-6 घंटे करें, थोड़ा सा उसे एकदम अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के पीछे की लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें कि फिजिक्स में कोई चीज़ें है
तो क्यों है, कैसे है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, आप थोड़ी सी गहराइयों तक जाइए, फील करिए कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है। आप अपने सब्जेक्ट में अपने आप को इस तरह से उसमें अपने आप को डाल दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए कि समझिए कि वो सब्जेक्ट आपके लिए ही बना है। उस सब्जेक्ट में आपको, नहीं मैं कह रहा हूं कि महारत हासिल करिए, लेकिन हम आप उस सब्जेक्ट में अपने आप को एक ऐसे तरह से निखारो कि आपके अग्रिम भविष्य में, आने वाले भविष्य में आपको भरपूर तरीके से आपका साथ दे, और आप जिस भी चीज़ की कामना करते हो, जिस भी चीज़ के लिए आप अपने फ्यूचर में अग्रसर होना चाहते हो, आप उसको अचीव करो। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले भविष्य के लिए। नया साल की शुरुआत होने जा रही है, पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार हो रही है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए अभी साल वही है, आने वाले कुछ महीनों में होगा, लेकिन कैलेंडर चेंज हो रहा है। तो कैलेंडर चेंज होने के साथ साथ आप अपने आप को भी परिवर्तित कीजिए, अपने आप को चेंज करिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अपने लिए अच्छा करिए, और अपने एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से एक राइट वे, राइट डायरेक्शन में लेके जाइए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें। हम नए वीडियो लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, पास्कल्स थ्योरी के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।